Okay, we are going to attend a new topic, flower and inflorescence, यानी पुष्प और पुष्पक्रम। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंतर्गत भाई लीफ कैसी होती है, स्टेम कैसा होता है, रूट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अरेंजमेंट पढ़ लिया हमने लीफ का, सिरा विन्यास पढ़ लिया, ठीक है। सिरा विन्यास दो प्रकार का होता है, जालिका और समांतर सिरा विन्यास। जैसे आप अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में देखते हो तो आपको समांतर सिरा विन्यास मिलता है, और द्विबीजपत्री पादपों में आपको ज्यादातर जालिका सिरा विन्यास देखने के लिए मिलेगा। फिर हम फ्लावर की बात करते हैं, पुष्प की बात करते हैं। तो पुष्प की अगर हम बात करेंगे तो पुष्प के साथ ही एक नई बात आएगी, पुष्पक्रम। पुष्प के साथ ही एक नई बात है, पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम क्या है और पुष्प क्या है? तो पुष्प की यदि आप बात करें, फूल या पुष्प या फ्लावर, पुष्प जो होता है आवर्त बीजी जो पादप है भाई, आवर्त बीजी पादप, आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन का प्रमुख स्थल होता है। बात समझ में आ जानी चाहिए। आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन का प्रमुख स्थल होता है एक पुष्प। यह बात नहीं है कि पादपों में कायिक जनन नहीं होता है, कायिक भी कर सकते हैं और लैंगिक जनन भी इनमें हो सकता है। तो अगर हम देखें तो किसी पुष्प में उसके जो लैंगिक पार्ट होते हैं, आप जानते हो उनके बारे में आपने पहले पढ़ लिया होगा, छोटी क्लासों में भी ये बात आई होगी कि पुमंग और जायांग क्या होते हैं। पुमंग पुष्प का नर जननांग होता है और जायांग पुष्प का मादा जननांग होता है। क्लियर बात? ठीक है। अगर किसी पुष्प की हम बात करें, ओवरऑल मैं थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपको बना के बताता हूं। ये तो दिखाई नहीं है ना, कोई बात नहीं। ये दिख रहा है? ये एक पुष्प का आरेख है जिसमें हमें कुछ बातें समझनी है। अगर आवर्त बीजी पादपों में पुष्प की हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से इसमें 4 चक्कर पाए जाते हैं भाई। कितने चक्कर? इसका सबसे बाहर का जो चक्कर होता है, सबसे बाहर का जो चक्कर होता है उसको आप बाह्य दलपुंज कहते हो। क्या कहते हो? देखो मैं इसको कलर कर रहा हूं, तो इसे आपको ये
समझ में आ रहा है अच्छे से? ये बाह्य दलपुंज क्या है? ये बाह्य दलपुंज क्या है भाई? जो कलर नहीं दिखे बोल देना आप। बाह्य दलपुंज क्या है? अच्छा, बाह्य दलपुंज के भीतर दलपुंज होता है भाई। क्या होता है? दलपुंज। और दलपुंज के बाद पुमंग आता है। और जायांग आता है। पुमंग आता है और ऐसे करके एक पुष्प के 4 मुख्य रूप से चक्कर होते हैं। वैसे पुष्प के अलग पार्ट भी होते हैं, जैसे ये पुष्प का जो डंठल नुमा संरचना होती है उसको आप पुष्पवरंत कहते हो। क्या कहते हो? और पुष्पवरंत के ऊपर ये थोड़ा सा फैला हुआ भाग है, ये दिखा रखा है, इसको पुष्पासन कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? और ये पुष्पवरंत होता है, ये वाला पुष्पवरंत होता है। ठीक है, बात समझ में आई? ये पुष्पवरंत, ये पुष्पासन। और इसके ऊपर यहां पर ये बाह्य दलपुंज है। अब इस दलपुंज की जो लगने की जो अरेंजमेंट है ये हम आगे पढ़ेंगे। सभी पुष्पों में ऐसा नहीं होता है कि बाह्य दलपुंज सभी में ऊपर ही निकले, किसी में पुष्पासन के नीचे निकल सकता है। तो ये अरेंजमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप कॉमन सी रूप से इस चीज को समझ रहे हो। ये बाह्य दलपुंज, तो बाह्य दलपुंज किसी भी पुष्प में हमेशा ग्रीन कलर का ही होगा भाई। प्रेजेंट इन ग्रीन कलर ओनली। कौन से कलर में? ग्रीन कलर में ही होता है। ठीक है, आप एक पुष्प को देखते हो उसके नीचे ही नीचे वो जुड़ा रहता है ग्रीन कलर का। ठीक है, तो पुष्प के अंदर जो ग्रीन कलर का जुड़ा होता है वो बाह्य दलपुंज। ये दलपुंज होता है, ये पुष्प का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है। आपको पुष्प अगर अच्छे लगते हैं तो इन्हीं 2 चीजों की वजह से अच्छे लगते हैं। एक तो उसकी सुगंध, एक तो पुष्प की सुगंध, एक उसका अट्रैक्टिव दिखना। और अट्रैक्टिव पुष्प को कौन दिखाता है? उसकी पंखुड़ियां ही दिखाती है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। किसी में येलो है, किसी में बैंगनी है, किसी में रेड है, किसी में कम रेड है, किसी में डार्क रेड है। ठीक है, आप देख लो, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर का कलेक्शन मैंने आपसे करवाया है ना, जिसमें आप देख सकते हो अलग अलग कि हर फूल के अंदर जो पंखुड़ियां हैं वो अलग अलग कलर की है। तो ये पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है, ये जो आपको है अट्रैक्ट करता है। पुष्प तोड़ने के लिए हम किसी भी गार्डन में जाए तो पुष्प तोड़ने का मन करता है ना। तो रीजन सुगंध आए या नहीं आए, देखा जाए तो धतूरे का फूल भी अच्छा लगता है। देखा जाए तो धतूरे का फूल भी अच्छा लगता है। अब धतूरे के फूल में सुगंध नहीं आती ना, लेकिन दिखता बड़ा अट्रैक्टिव है। लेके आए हो क्या? कोई किसी के पास है? मैंने लगा रखा है कलेक्शन में, एक बार लेके आना यहाँ फटाफट। यहाँ रख दे कॉपी। तो दिखने में बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ रख। देखो, अब इसका थोड़ा सा कलर फीका हो गया है ना, थोड़ा सा कलर फीका हो गया इसका। लेकिन आप देखो, ये जो धतूरे का पुष्प है इसमें देखो नीचे देखो ग्रीन कलर का जुड़ा हुआ है, अगर आप सही से देख पाओ तो। फिर ये ग्रीन कलर के ऊपर तक जुड़े हुए हैं यहाँ तक। और ये बड़ा पुष्प होता है, धतूरे का पुष्प थोड़ा बड़ा होता है। और ज्यादातर जो प्रैक्टिकल करवाते हैं ना हम, वो धतूरे के पुष्प से करवा लेते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें आपको सही से पहचान में आ जाएंगी। ये देखो, इसमें दिखा रखे हैं ये परागकोश है, ऐसे बड़ी बड़ी पाली वाले ऐसे दिख रहे हैं, ये परागकोश है इसमें। तो इस प्रकार से अब खुशबू का तो नहीं लेना देना इसमें, ऐसी खुशबू नहीं आती जो आपको अट्रैक्ट बनाए। और ये देखो, ये गुडल का है, किसका लगा हुआ है? गुडल का फ्लावर है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप आपने कलेक्शन किए हैं। रोज फ्लावर है, ये जानते हो आप, बड़ा अट्रैक्टिव होता है।
और सुगंध भी बड़ी अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, तो इसमें जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है ये दलपुंज होता है। कौन सा होता है? अब पुष्प के तीसरे चक्कर की बात आती है, वो होता है पुमंग। क्या होता है? पुमंग। और फिर आता है जायांग, फिर आता है जायांग, पुमंग और जायांग। ठीक है, क्लियर? पुमंग की अगर हम बात करें तो पुमंग पुष्प का नर जननांग है भाई, याद रखना इस बात। पुमंग पुष्प का नर जननांग होता है और जायांग पुष्प का मादा जननांग है। जायांग पुष्प का मादा जननांग होता है और पुमंग नर जननांग होता है। अब आप बोलोगे सर हमने तो बहुत सी बार पुंकेसर के बारे में सुना, हमने तो बहुत सी बार पुंकेसर के बारे में सुना, आपने तो पुंकेसर लगाया नहीं इसमें। तो आपको एक बात बता दूं, पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। यानी बहुत सारे पुंकेसर आपस में मिलकर पुमंग बनाते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे क्लास और एक स्टूडेंट, तो बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर क्या बनाते हैं? क्लास बना रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो बहुत सारे पुंकेसर मिलकर क्या बनाते हैं? पुमंग बनाते हैं। क्लियर? पुमंग की अगर बात करें, वो बहुत सारे पुंकेसर मिलकर पुमंग बनाते हैं। और पुंकेसर की यदि हम बात करें तो ये अकेला यहां से यहां तक लेकर एक पुंकेसर है। अब इसके अंदर देखोगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप क्या कहोगे? परागकोश। क्या कहोगे? परागकोश। ये जो स्ट्रक्चर है, ये धागे नुमा जैसी पतली सी, इसको आप कहोगे पुतंतु। ऐसा डायग्राम आपको स्पेशल तरीके से बनाया, ये किताब में नहीं मिलेगा, उतार लेना इसको, साथ साथ उतारते चलना इसको। ठीक है, ये जो है इसको आप कहोगे पुतंतु। क्या कहोगे? पुतंतु। क्या कहोगे? ये यहां से लेकर यहां तक जुड़ा रहता है। ठीक है, और परागकोश जो होता है ना, परागकोश, ये दो पाली से बना होता है भाई। कैसे बना होता है? दो पालियां होती हैं इसके अंदर। कितनी पालियां होती हैं? दो पालियां होती हैं। एक पाली ये है और एक पाली ये है। दोनों पालियां आपस में जुड़ी हुई होती है। जिस उत्तक द्वारा जुड़ी होती है उसको कहते हैं योजी। क्या कहते हैं? क्लियर? दोनों पालियां आपस में जिस उत्तक द्वारा जुड़ी होती है उसको योजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए एक पुंकेसर के तीन भाग हुए, परागकोश, पुतंतु और योजी। याद कर लेना अच्छे से, परागकोश, पुतंतु और योजी। एक पुंकेसर के तीन भाग हो गए। अब ये जो दो पालियां हैं, इन दो पालियों, ये जो दो पालियां हैं, इस प्रत्येक पाली में, एक पाली ये है एक पाली ये है, प्रत्येक पाली में दो परागपुट होते हैं। परागपुट बोल दो या प्रकोष्ठ बोल दो या लघु बीजाणुधानी बोल दो, कोई भी बोल सकते हो। क्या क्या बोल सकते हो? परागपुट, प्रकोष्ठ या लघु बीजाणुधानी। तो एक में दो होती है तो टोटल कितनी हो गई? चार। कोई अपवाद भी है क्या यहां पर? बिल्कुल है। मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं ना, जैसे कपास है, भिंडी है, इनके परागकोश में एक ही पाली होती है। तो लघु बीजाणुधानी कितनी हुई? दो। कितनी हुई? दो। तो जिनके अंदर भरे रहते हैं परागकण। क्या भरे रहते हैं? समझ में आ गई बात? इनमें परागकण भरे रहते हैं भाई। ठीक है, अब ये परागकण जो होते हैं ये निकलकर इस पे आ जाते हैं, मादा जनांग पे।
इस क्रिया को कहते हैं परागण। क्या कहते हैं? तो आप परागण का भी ध्यान रखना। परागण क्या होता है? जब परागकण निकलकर, परागकण परागकोश से निकलकर मादा के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, इस बात को हम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो अब इधर देखते हैं जायांग। जायांग की एक इकाई को अंडप कहा जाता है भाई। जायांग की एक इकाई को अंडप कहा जाता है। जायांग की एक इकाई को क्या कहा जाता है? अंडप कहा जाता है। और ये एक अंडप है, यहां से लेके यहां तक एक अंडप है। समझ में आ गई बात? जायांग की एक इकाई को क्या कहा जाता है? और एक अंडप के 3 भाग होते हैं। जगह अपने पास कम पड़ गई है, बोर्ड चारों तरफ से भर गया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज करेंगे तो ठीक है, ये जो हिस्सा है, ये वाला, इसको आप कहोगे ओसिट। ज्यादा छोटा हो गया। ठीक, ये जो हिस्सा है इसको आप कहोगे वर्तिकाग्र। इसको आप क्या कहोगे? वर्तिकाग्र। क्या कहोगे? वर्तिकाग्र। ये जो हिस्सा है इसको आप कहोगे वर्तिका। और ये जो हिस्सा है नीचे का गोल वाला, इसको आप कहोगे अंडाशय। क्या कहोगे? समझ में आ गई बात? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र एक फैली हुई संरचना होती है जो परागकणों को ग्रहण करने का काम करती है भाई। समझ में आ गई बात? वर्तिकाग्र क्या करेगी? एक्सेप्ट करती है, उनको कलेक्ट करती है परागकणों को। और वर्तिका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक नली जैसी, जिससे पराग नली का वृद्धि करती है। और नीचे ये फ्लास्क नुमा रचना होती है, उसको अंडाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लियर बात? अंडाशय की अगर हम आगे बात करें तो अंडाशय में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है अंडाशय के अंदर। इस स्ट्रक्चर को बीजांड कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? ठीक है, आगे जाके ये बीजांड ही बीज बनाता है। जो आप बात आगे आएगी मैं यही बता रहा हूं। इस बीजांड में 3 कोशिका ऊपर रहती है, 2 कोशिका बीच में रहती है, 3 कोशिका नीचे रहती है। और ये 2 कोशिकाएं वो एक ही बना लेती हैं बाद में। ठीक है, इनका अलग अलग काम होता है, डिटेल बहुत है इसकी, ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे। ठीक है, हम वापस से अपनी बातों पे आते हैं। तो ये डिटेल है, इसके अंदर इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी वो 12th क्लास में है। ये 12th क्लास का टॉपिक रहेगा। तो 12th का तो हम 12th क्लास में पढ़ लेंगे, अभी तो 11th का ही पढ़ लें। ठीक है, क्लियर बात? समझ में आ गई? पुष्प 2 प्रकार के होते हैं भाई, एक लिंगी और द्विलिंगी। ऐसे पुष्प जिनमें नर तथा मादा जननांग में से कोई एक ही हो। मान लो ये 2 नहीं है, सिर्फ यही है, तो एक लिंगी पुष्प। ये नहीं है, सिर्फ ये 2 हैं, तो भी एक लिंगी पुष्प। और जब दोनों हो तो द्विलिंगी। जैसे मटर हो गया, सरसों हो गया, पपीता एक लिंगी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने अभी तक हमने यहाँ पर सिर्फ पुष्प के बारे में बात की। इनफ्लोरेसेंस हम आगे पढ़ेंगे, पुष्प क्रम क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, पुष्प क्रम। किसकी बात कर रहे हैं? पुष्प क्रम की बात कर रहे हैं। तो पुष्प क्रम का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने पर्ण विन्यास पढ़ा था कि किसी तने के ऊपर पत्तियों के लगने का क्रम कौन सा रहेगा? पर्ण विन्यास। तो पुष्प के लगने का क्रम
तने के ऊपर कैसा रहेगा, पुष्प क्रम कहलाएगा। यानी जब पुष्प के लगने का क्रम बताया जाता है तो इसको पुष्प क्रम कहते हैं। यानी इसके विन्यास को पुष्प क्रम किस प्रकार से, पुष्प किस प्रकार से लगे हुए हैं, उसको पुष्प क्रम कहा जाता है। ठीक है, पादप पर पुष्प लगने के विन्यास को या इसके व्यवस्थीकरण को हम पुष्प क्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? पुष्प क्रम दो प्रकार का होता है, असीमाक्षी और सहसीमाक्षी। असीमाक्षी पुष्प क्रम कुछ इस प्रकार का होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इस टाइप से पुष्प लगते हैं। कुछ इस टाइप से पुष्प लगते हैं और इसमें जो मुख्य अक्ष है ये लगातार वृद्धि करता जाता है, ये लगातार वृद्धि करता जाता है और इसमें पुष्प लगते जाते हैं, ऐसे ब्रांचेज के ऊपर ऐसे पुष्प लगते जाते हैं, पुष्प लगते जाते हैं और ये लगातार वृद्धि करता जाता है। जो मुख्य अक्ष होता है वो लगातार वृद्धि करता जाता है। इस प्रकार के पुष्प जो होते हैं अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं, आगे की तरफ ऐसे निकले रहते हैं, अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं, अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। ठीक है, आगे ही लगते हैं। और इस प्रकार में क्या होता है, जैसे ये यहां पर ये प्रमुख अक्ष निकला और यहीं पे फूल आ गया, फिर ये निकला यहाँ पे फूल आ गया, ये निकला यहाँ पे फूल आ गया, इससे निकला यहाँ पे फूल आ गया, इससे निकला यहाँ पे फूल आ गया। मतलब मुख्य अक्ष की वृद्धि आगे नहीं होती। समझ में आ गई? इसमें तो मुख्य अक्ष की वृद्धि होती जाती है, इसमें मुख्य अक्ष की वृद्धि आगे होने नहीं देता है। जैसे थोड़ा सा बड़ा पुष्प निकल जाता है तो इस प्रकार का जब पुष्प विन्यास रहता है ना, ये एक गुच्छे में बनता है। ऐसे फूलों का ऐसे जो घेरा होता है वो गुच्छों में लगता है ऐसे, और उसमें सीधा सीधे फूल लगे रहते हैं। ये गुच्छे में लगते हैं ऐसे कि बहुत ज्यादा आपको देखो, कोई प्लांट है अगर ऊपर से उसकी वृद्धि रोक दी जाए तो साइड से ज्यादा फैल जाएगा वो, ये तो आप भी जानते हो। अगर ऊपर से वृद्धि रोक दी जाए तो साइड से फैल जाएगा वो, तो ये ऊपर से इसकी वृद्धि रुक जाती है तो ये साइड से ज्यादा फैल जाता है ऐसे ऐसे। तो इसमें जो पुष्प होते हैं वो तल्लाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, तल्लाभिसारी क्रम में। ठीक है, तल पर लग के फिर निकलते हैं, तल्लाभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। तो ये पुष्प क्रम होता है। इसके बाद में हम सममिति पढ़ेंगे। पुष्प में सममिति के आधार पर पुष्पों को 3 भागों में बांटा गया है भाई। ठीक है, एक तो होती है त्रिज्या सममिति। कैसी होती है? त्रिज्या सममिति। एक होती है एक व्यास सममिति, एक व्यास सममिति, और एक होती है असममिति। तो इस प्रकार से सममिति के आधार पर पुष्प को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है त्रिज्या सममिति, एक व्यास सममिति और असममिति। अगर ये तो दिखेगा नहीं, अगर मान लो ऐसा फ्लावर है तो आप किसी भी प्लेन से, प्लेन मतलब तल, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन, किसी भी प्लेन से, किसी भी तल से, ऐसा तल जो
केंद्र से गुजरे, सेंटर से गुजरे और किसी भी तल से गुजार दो आप, और फूल को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। जैसे आप इधर से इसको काटोगे, ये मान लो ये एक तल हो गया, तो इधर भी ऐसा ही हिस्सा रह जाएगा, इधर भी ऐसा ही हिस्सा रह जाएगा। अगर आप ऐसे काटोगे तो देख लो, इधर भी ऐसा ही हिस्सा रह जाएगा, इधर भी। ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, कैसी भी कंडीशन में इसको काट लो और दो बराबर भाग बढ़ जाते हैं। तो जब पुष्प को किसी भी तल से केंद्र से होकर गुजारने वाली रेखा से काटा जाता है तो पुष्प के सिर्फ दो बराबर भाग बढ़ते हैं। पुष्प के दो बराबर भाग बढ़ जाएंगे, किसी भी तल से काट लो आप, ऐसी बात नहीं है कि एक ही तल से, किसी भी तल से। तो दो बराबर भागों में काटेंगे तो त्रिज्या सममिति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जैसे अगर हमारी बात करें तो जंतुओं में भी होता है, हमारे अंदर द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। जैसे अगर हम यहां से सीधा सीधा काटें बराबर हिस्से में तो आधी आधी चीजें इधर हो जाएंगी। इंटरनल ऑर्गन की बात नहीं कर रहा मैं, आप लोग सर एक हार्ट इधर चला गया, इधर भी तो हार्ट आना चाहिए था, है ना। एक हाथ इधर का चला गया, एक हाथ इधर, एक आंख इधर गई, एक आंख इधर, कान चले गए। लेकिन आप यूं काट दो, यूं अगर आप काटो बीच में से तो ऐसी कंडीशन में बराबर चीजें नहीं आएगी ना, ऐसी बात है। तो अगर पुष्प को ऐसी इस तरीके से काटा जाए कि सेंटर से गुजरने वाली रेखा से इसको काटा जाए, सेंटर से गुजरनी चाहिए, ये कन्फर्म है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? त्रिज्या। त्रिज्या कहां से बनाओगे आप? सेंटर से ही तो बनाओगे। त्रिज्या कहां से बनाते हो? सेंटर से। तो ऐसे काटोगे तो आप इसमें इस प्रकार की डिवाइडेशन हो जाएगा। जैसे सरसों का फूल है, आप सरसों के फूल को देखो, उसमें से चार ही ब्लॉक होते हैं, ऐसे चार ही वो होते हैं, पंखुड़ियां उसकी गिनती की होती हैं, चार होती हैं, 6 होती हैं। आपको ये समय मिलेगा, विषम मिलेगा। तो सरसों का फूल है, इसको आप त्रिज्या सममित में काउंट करोगे। किस में काउंट करोगे? इसका सिंबल भी दिया जाता है, ये सिंबल त्रिज्या सममित का होता है, प्लस के ऊपर ऐसे घेरा लगा के राउंड करके, ये त्रिज्या सममित का होता है, ठीक है। और एक व्यास सममित, एक व्यास सममित कि भाई ऐसा फ्लावर जिसको, जैसे मान लो ये फ्लावर है, ये मान लो एक फ्लावर बनाया हमने, ये इसका सेंटर होगा, ठीक है। अब इस फ्लावर को आप सिर्फ एक काट के जरिए ही दो बराबर भागों में बांट सकते हो, अदरवाइज हर किसी काट के जरिए नहीं बना सकते। सिर्फ एक ही काट है और वो खड़ा ही लगेगा इसमें ऊपर से नीचे तक। ये काट इसमें लगता है तो ये बराबर भागों में बढ़ सकता है। लेकिन आप ऐसे काट के दिखाओ, नहीं बनेगा ना। ऐसे काट के दिखाओ, नहीं बनेगा ना। तो ऐसे फ्लावर जिनमें केवल एक तल द्वारा जो काट लगता है, सिर्फ एक ही प्रकार के काट द्वारा दो बराबर भागों में बांटा जा सके। इसमें क्या अंतर ढूंढा आपने? किसी भी कट से आप दो बराबर भागों में बांट सकते हो, इसको सिर्फ एक स्पेशल कट द्वारा ही दो बराबर भागों में बांट सकते हो। जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है गुलमोहर, ठीक है। तो ऐसे पुष्प जो होंगे वो एक व्यास सममित कहलाएंगे। इसका सिंबल भी आप याद रखना, ये सिंबल है इसका, ठीक है, क्लियर। और एक होता है असममिति, ऐसे फ्लावर जिनको आप किसी भी तल से काटो वो दो बराबर भागों में नहीं कटेंगे। किसी भी तल से काटो वो दो बराबर भागों में कभी नहीं कटेंगे। आपके लिए नाम अनजाना रहेगा, लेकिन एग्जाम्पल इसका है केना, केला नहीं केना। आपको इसकी पिक्चर दिखा देंगे कल, केना की। आज तो नहीं है डाउनलोड की हुई, कल दिखा देंगे केना की पिक्चर, ठीक है। कल बताया ना मैंने, कल दिखाऊंगा, अभी पीपीटी बनाई हुई नहीं है, कल दिखा दूंगा। तो ये बात है। तो एक बार मैं वापस से रिवाइज करता हूं इस चीज को। सममिति के आधार पे पुष्पों को तीन भागों में बांटा गया है। त्रिज्या सममिति,
एक व्यास सममिति और असममित। जब पुष्प को किसी भी कट द्वारा जो मुख्य अक्ष से जो केंद्र से होके गुजरे, किसी भी कट द्वारा आप उसको दो बराबर भागों में काट सकते हो। चाहे वो कट आप दाएं हिस्से से लगाओ, बाएं हिस्से से लगाओ, किधर से भी लगाओ, ऊपर से लगाओ, नीचे से लगाओ, किधर से भी लगाओ, वो पुष्प दो बराबर भागों में कट जाएगा। ऐसे पुष्प एक त्रिज्या सममित पुष्प कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने दिया सरसों का। दूसरी हम बात करें एक व्यास सममित, ऐसे पुष्प जिनको केवल एक स्पेशल कट द्वारा ही दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, आड़े तिरछे कुछ नहीं लगेंगे। एग्जाम्पल हमने दिया गुलमोहर। और एक है असममिति, ऐसे फ्लावर जिनको किसी भी कट से दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। एग्जाम्पल केना। ठीक है, ये बात है, ये आपका टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक हम बाद में देखेंगे, आप इसको नोट कर लो फटाफट।